हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं उन लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के बारे में जो कि 2024 से लेकर 2025 के बीच में आए थे, जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल और क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल को कम्प्लीटली रीशेप कर दिया है। ये डिसीजंस ना सिर्फ लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि हर सिटीजन के राइट और डेमोक्रेसी के लिए भी क्रूशियल है। चलो एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला केस जो सबसे ज्यादा न्यूज में था वो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम केस। इस केस का बैकग्राउंड ये था कि गवर्नमेंट ने 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस की थी। इस स्कीम के थ्रू लोग या कंपनीज एनोनिमसली पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे डोनेट कर सकते थे, यानी किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया ये पब्लिक को नहीं पता चल सकता था। SBI बैंक इन बॉन्ड्स को इशू करता था और पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें रिडीम करती थी। अब लीगल क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या ये स्कीम वोटर के राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को वायलेट करती है? क्या एनोनिमस डोनेशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के प्रिंसिपल के खिलाफ है? इन क्वेश्चंस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यूनानिमसली ये स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वोटर्स का राइट टू नो इसेंशियल है ताकि वो इन्फॉर्म चॉइस कर सके। एनोनिमस कॉर्पोरेट फंडिंग ट्रांसपेरेंसी को डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए आर्टिकल 9 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का वायलेशन है। SBI को डायरेक्शन दी गई कि सभी बॉन्ड्स के डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को हैंडओवर करें और ECI उन्हें पब्लिक करें। इस केस के इम्प्लीकेशन, इस केस का असर ये होगा कि अब सब पॉलिटिकल डोनेशन पब्लिक डोमेन में आएंगे, पॉलिटिकल फंडिंग ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी, फ्यूचर लॉस को भी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी पड़ेगी। और कहा गया कि डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब फंडिंग ट्रांसपेरेंट हो। एनोनिमस और अनलिमिटेड पॉलिटिकल डोनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट करंट केस है बिल्किस बानो कन्विक्ट्स रेमिशन केस। इस केस का बैकग्राउंड ये था कि 2002 के गुजरात राइट्स में बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ था और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई थी। 2022 में गुजरात सरकार ने 11 कन्विक्ट्स को रेमिशन देकर रिलीज कर दिया। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक लीगल क्वेश्चंस ये अराइज हुए कि क्या रेमिशन देने का अधिकार गुजरात गवर्नमेंट के पास था और क्या ऐसे हीनियस क्राइम में रेमिशन देना सही होगा। जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट का रेमिशन ऑर्डर क्वैश कर दिया। कोर्ट ने कहा गुजरात एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं थी क्योंकि ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ था। रेमिशन देने का अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र के पास था। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेमिशन एक लीगल प्रोसेस है, ये किसी के फेवर में नहीं दी जा सकती, ये पावर मिसयूज नहीं हो सकती। इस जजमेंट के इम्प्लीकेशंस ये होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर्बिट्ररी रेमिशन नहीं दे सकती। हीनियस क्राइम्स में रेमिशन स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी के अंडर आएगी। विक्टिम्स के राइट्स को प्रायोरिटी मिलेगी। रेमिशन कोई अवार्ड नहीं होता, ये लॉ के प्रोसीजर के थ्रू ही दिया जा सकता है। नेक्स्ट वेरी रिसेंट केस आया था सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC/STs। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि पहले ये माना जाता था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक होमोजीनियस ग्रुप है, यानी सबको इक्वल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पर कई स्टेट्स चाहती थी कि उनके अंदर भी सब कैटेगरीज बन सके, जिससे सबसे बैकवर्ड ग्रुप तक रिजर्वेशन का फायदा पहुंच सके। लीगल क्वेश्चंस ये अराइज हुए कि क्या स्टेट्स SC/ST के अंडर सब क्लासिफिकेशन बना सकती है, क्या क्रीमी लेयर कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो सकता है। देन अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। 7 जज बेंच ने 6:1 मेजोरिटी से कहा कि सब क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। कोर्ट ने पुराने EV चिन्नैया 2006 जजमेंट को ओवररूल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST ग्रुप्स एक जैसे बैकवर्ड नहीं होते और स्टेट्स उनके अंदर सब ग्रुप्स बना सकती है ताकि सब्सटेंटिव इक्वालिटी मिल सके। इस जजमेंट के इम्प्लीकेशंस ये होंगे कि अब स्टेट्स अपने SC/ST लिस्ट के अंदर सब कोटास बना सकती है। क्रीमी लेयर कंसेप्ट भी अप्लाई होगा। रिजर्वेशन अब और टारगेटेड और फेयर हो जाएगा। ट्रू इक्वालिटी तो तभी मिलेगी जब सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड लोगों तक रिजर्वेशन का एक्चुअल फायदा पहुंच सकेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रीसेंट केस है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस केस। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि AMU ओरिजिनली मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में 1875 में बना था। 1967 के अजीज बादशाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि AMU माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है क्योंकि ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है। 2024 में 7 जज बेंच ने इस प्रेसिडेंट को रिव्यू किया। इसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या कोई इंस्टीट्यूशन जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना हो वो आर्टिकल 30 के अंडर माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम कर सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया। 4:3 मेजोरिटी से कोर्ट ने कहा कि हाँ, अगर इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी कम्युनिटी के फाउंडर्स ने स्टैब्लिश किया है और उसका कैरेक्टर माइनॉरिटी बेस्ड है तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बन सकता है, चाहे वो पार्लियामेंट के एक्ट से ही क्यों ना बना हो। कोर्ट ने 1967 का अजीज बादशाह डिसीजन ओवररूल कर दिया। इस केस का असर ये होगा कि AMU और ऐसे दूसरे इंस्टीट्यूशंस अपना माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम कर सकते हैं। फ्यूचर में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के गवर्नेंस और रेगुलेशन पर मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। माइनॉरिटी राइट्स का स्कोप ब्रॉडन हो गया है। अब स्टैट्यूट क्रिएटेड इंस्टीट्यूशंस भी माइनॉरिटी स्टेटस रख सकते हैं
अगर उनका ओरिजिन और कैरेक्टर माइनॉरिटी बेस्ड हुआ हो। नेक्स्ट रिसेंट केस रिलेटेड है आर्बिट्रल अवार्ड से। गायत्री बालास्वामी वर्सेस ISG नोवा सॉफ्ट केस है। इस केस का बैकग्राउंड ये था कि ये केस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 34 और 37 के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड था। क्वेश्चन ये था, क्या कोर्ट आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकता है या सिर्फ सेट असाइड ही कर सकता है। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के पास लिमिटेड पावर है आर्बिट्रल अवार्ड मॉडिफाई करने की। मॉडिफिकेशन सिर्फ तब पॉसिबल है जब क्लैरिकल एरर, कैलकुलेशन मिस्टेक या सेवरेबल पार्ट हो। फुल मैरिट्स रिव्यू अलाउड नहीं है। इस डिसीजन का असर ये हुआ कि आर्बिट्रेशन के केसेस में मोर क्लैरिटी आई। इंडिया और ज्यादा आर्बिट्रेशन फ्रेंडली जुरिस्डिक्शन बनेगा। जुडिशियल इंटरफेरेंस लिमिटेड रहेगी। कोर्ट सिर्फ लिमिटेड करेक्शन कर सकता है। इस डिसीजन से आर्बिट्रेशन के फाइनलिटी प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट किया गया। नेक्स्ट केस है बुलडोजर डिमोलिशंस रूल ऑफ लॉ केस। ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। रिसेंट ईयर्स में कई स्टेट्स में बुलडोजर डिमोलिशंस हुए। बिना नोटिस या हियरिंग के लोगों के घर तोड़ दिए गए। क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या एग्जीक्यूटिव बिना ड्यू प्रोसेस के ऐसे डिमोलिशन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि नहीं, बुलडोजर डिमोलिशन बिना नोटिस और जुडिशियल प्रोसेस के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। आर्टिकल 14, 19, 21 किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट एक्शन लेना है तो लॉ के प्रोसीजर के थ्रू ही हो सकता है। इसके इम्प्लीकेशंस ये होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ड्यू प्रोसेस फॉलो करना होगा। आर्बिट्रेरी डिमोलिशंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिटीजन्स के प्रॉपर्टी राइट्स और डिग्निटी प्रोटेक्ट होगी। रूल ऑफ लॉ का सिंपली मतलब है गवर्नमेंट ऑल्सो कम्स अंडर द लॉ। पनिशमेंट बिना ट्रायल के नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट केस है गवर्नर्स पावर टू विथहोल्ड असेंट। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि कई स्टेट्स में गवर्नर्स बिल को साइन नहीं करते और मंथ्स तक ऐसे ही होल्ड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या गवर्नर इनडेफिनेटली बिल पर एक्शन डिले कर सकता है। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें कोर्ट ने कहा कि गवर्नर इनडेफिनेटली बिल्स को होल्ड नहीं कर सकते। आर्टिकल 200 में लिखा है एज सून एज पॉसिबल का मतलब है विद इन रीजनेबल टाइम। गवर्नर को बिल पर एक्शन लेना ही होगा। असेंट देना, रिटर्न करना या फिर प्रेसिडेंट को भेज देना। सिटिंग ऑन अ बिल इज इक्वल टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस केस के इम्प्लीकेशंस ये होंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर्स की ऑटोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्मूथ होगा, गवर्नर के एक्शंस अब जुडिशली अकाउंटेबल होंगे। ओवरऑल बात यही है कि गवर्नर का ऑफिस डेमोक्रेसी को डिले नहीं कर सकता, उन्हें रीजनेबल टाइम में एक्शन लेना ही होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे 2024 से लेकर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी दोनों को ही बहुत मजबूत बना दिया है। आपको कौन सा जजमेंट सबसे पावरफुल लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।